दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज द रेलवे मैन को, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की सच्ची घटना को दिखाती है कि उस समय पर भोपाल के लोगों का क्या हाल हुआ था। और ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक जर्नलिस्ट कुमावत की आवाज सुनते हैं, जो बता रहा होता है कि भोपाल की गैस ट्रेजेडी में 15,000 लोगों की जान गई थी, जिसका आरोप 3 लोगों पर लगता है, गोखले, मनोहर और एंडरसन, जो कि उस फैक्ट्री का मेन आदमी था। पुलिस ने इन सबको अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन पैसे की ताकत तो होती ही बड़ी है, जिसकी वजह से इन सबको जल्द ही छोड़ दिया गया और एंडरसन को तो सरकारी प्लेन से अमेरिका वापस भेज दिया गया था। ये सब देखकर कुमावत को दुख तो होता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। अब इसके बाद हमें 1984 भोपाल में इफ्तिकार सिद्दीकी को दिखाते हैं, जो कि बहुत ही भयानक सपना देखकर उठ जाते हैं। और ये सीन था गैस लीक होने से 16 घंटे पहले का। यहाँ हमें पता चलता है कि सिद्दीकी भोपाल जंक्शन के स्टेशन मास्टर हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह नौकरी करे, पर उनका बेटा भोपाल की गैस कंपनी यूनियन कार्बाइड में काम करना चाहता है, क्योंकि वहाँ उन्हें पैसे ज्यादा मिलते हैं। पर ये बात सिद्दीकी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इसके बाद सिद्दीकी अपनी जॉब पे चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में देखते हैं, जहाँ पर सायरन बज रहा होता है और हर तरफ लोग अफरा तफरी मचा रहे थे कि यहाँ पर गैस लीक हुई है। एक आदमी कहता है कि इस गैस को फ्लेयर पाइप में ही जला दे क्या, पर वहाँ के इंजीनियर कमरुद्दीन बताते हैं कि फ्लेयर पाइप तो 3 महीने से खराब है। फिर कमरुद्दीन MIC टैंक को चेक करने जाते हैं, जो कि अगर गर्म हुआ तो फट सकता है और यहीं से गैस सबसे ज्यादा लीक हो सकती है। पर जब जाकर वो चेक करते हैं तो वो टैंक एकदम ठंडा था। ये देखकर कमरुद्दीन की जान में जान आती है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि गैस लीक नहीं हुई थी, बल्कि गैस का प्रेशर डगमगा गया था। तभी वहाँ पर मिस्टर मैटसन आते हैं, जो कि यहाँ की पूरी कंपनी को संभालते हैं, और वो आकर कहते हैं कि अब ये सायरन अब नहीं बजना चाहिए, फिर चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। इसके बाद हम इमाद रियाज नाम के लड़के को देखते हैं, जिसके घर में रिपोर्टर कुमावत बैठा था और वो उससे सवाल जवाब कर रहा था उसी यूनियन कार्बाइड कंपनी के बारे में। असल में इमाद का घर कंपनी के पास ही है और वो कुछ समय pहले इस कंपनी के लिए ट्रक चलाया करता था। तो इमाद बताता है कि यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड्स बनाती है, जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC से बनता है। इस पर कुमावत पूछता है कि ये MIC से क्या ही नुकसान है। तो इमाद कहता है कि MIC को इंजीनियर साहब पूरी फैक्ट्री का सबसे खतरनाक केमिकल बताते थे, जो कुछ ही पल में कईयों की जान ले सकता है। इसलिए इसे कई बड़े बड़े सीमेंट के चैम्बर में रखते हैं, ताकि इसके कांटेक्ट में कोई ना आ पाए, और अगर इस केमिकल में पानी की एक भी बूंद मिल जाए तो ये गैस बनकर जहर बन जाएगी, जिसमें सांस लेते ही काम खत्म। तभी इमाद की माँ कहती है कि आज तेरा रेलवे में नौकरी का पहला दिन है, इसलिए यहाँ समय बर्बाद ना कर और जल्दी अपनी नौकरी पर जा। इधर हम मिस्टर मैटसन और कमरुद्दीन को देखते हैं, जो कि मैटसन को बताता है कि हमारी फैक्ट्री के सारे इक्विपमेंट्स खराब होते जा रहे हैं और कुछ चीजें तो अभी से काम नहीं करती, ऐसे में फैक्ट्री कैसे चल पाएगी। पर मैटसन कहता है कि मैंने अपने ऊपर बात करी है, जैसे ऑर्डर आएंगे सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि 1982 में इस कंपनी पर पहले से ही सवाल उठाए जा चुके थे, जिसको टाइसन रिपोर्ट कहते हैं, और इस रिपोर्ट में कंपनी की सारी गलती डिटेल में थी। इसलिए मैटसन बार बार उस रिपोर्ट को ही देख रहा था कि ना तो पहले जांच होती और ना ही फैक्ट्री लॉस में जाती। फिर हमें इमाद और कुमावत को दिखाते हैं, जहाँ इमाद बताता है कि उस फैक्ट्री की टाइसन रिपोर्ट बनाई गई थी, पर किसी ने एक्शन नहीं लिया, और एक बार तो गैस भी लीक हुई थी, जिसमें एक आदमी मारा गया, मोहम्मद अंसारी, और वो मेरे बड़े भाई के समान थे। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब अंसारी का पोस्टमार्टम हो रहा था और यहाँ डॉक्टर देखते हैं कि इसके दोनों लंग्स एकदम खराब हो चुके हैं, वो भी MIC गैस के कारण। इधर हम प्रेजेंट में सिद्दीकी को स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ वो अपने जूनियर प्रसाद से कम्युनिकेशन वायर के बारे में पूछते हैं कि वो रिपेयर हुई या नहीं। तब वहाँ पर प्रसाद लापरवाही दिखाने लग जाता है, जिस पर सिद्दीकी तुरंत वायर को चेक करने चले जाते हैं कि अभी तक कितना काम हुआ है। असल में इसी वायर से बाकी के स्टेशन से कांटेक्ट किया जा सकता है। वहाँ सिद्दीकी देखते हैं कि यहाँ तो काम शुरू हुआ ही नहीं है, इसलिए वो प्रसाद से आज शाम तक सब सही करवाने के लिए कह देते हैं। ऑर्डर के मारे प्रसाद भी मान जाता है। इधर अब अपनी नौकरी पर जाते जाते इमाद कुमावत से कहता है कि आज आपको टाइसन रिपोर्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने एक खास आदमी से उसे लाने के लिए कहा है, और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम इमाद को सिद्दीकी के पास देखते हैं, जो बताता है कि आज मेरा पहला दिन है। तब सिद्दीकी उसका एक छोटा सा टेस्ट लेता है और इमाद काफी होशियार था, इसलिए वो उसे पास भी कर लेता है। ये देखकर सिद्दीकी इमाद से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि आज रात को तुम्हें एक माल गाड़ी को ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी करना है और उसी समय लोको पायलट को रिपोर्ट भी करनी है। तभी वहाँ पर विजय नाम की कर्मचारी आती है
जो सिद्दीकी को याद दिलाती है कि आज मेरी बेटी की शादी है और इसमें आपको जरूर आना है। सिद्दीकी भी कहते हैं जैसे ही समय मिलेगा मैं पहुंच जाऊंगा। फिर हमें गैस लीक होने से 13 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं, जहां पर न्यूज में बता रहे थे कि एक सांसद को लूटने के जुर्म में पुलिस एक आरोपी को ढूंढ रही है, जिसने आज तक 27 डकैती की है और आज तक किसी के हाथ भी नहीं आया, और उसे सब लोग एक्सप्रेस बैंडिट कहते हैं। उसी समय हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को लूटने ही आया था, और यही होता है एक्सप्रेस बैंडिट। पर उसे वहाँ पर पुलिस वाले पकड़ने आ जाते हैं और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा एक सरकारी अकाउंटेंट से मिलता है जो कि उसी के साथ मिला हुआ था, और वहाँ वो कहता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, इसलिए अब एक बड़ा हाथ मारकर मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। तब अकाउंटेंट उसे अपना रजिस्टर दिखाता है कि कौन से रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा पैसा है। तो वहाँ वो चोर देखता है कि भोपाल के रेलवे स्टेशन में इस समय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए पड़े हैं, और वो उसी को चुराने निकल जाता है। फिर हम गैस लीक होने से 4 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ इमाद अपनी रात की ड्यूटी पर जा रहा था। तभी उसे एक भाभी आकर बताती है कि तुम्हारे लिए कॉल है, और दूसरी साइड अंसारी की बीवी शाजिया थी जो बताती है कि आज वो गोरखपुर ट्रेन से भोपाल आ रही है, और इमाद कहता है कि मैं आपको वहीं मिलूंगा। फिर फोन रखने के बाद इमाद सामने बैठी नफीसा से पूछता है कि कमरुद्दीन भैया हमें टाइसन रिपोर्ट लाकर दे देंगे ना। यानी कमरुद्दीन ही उस फैक्ट्री का चिट्ठा खोलने में मदद कर रहा था। तब कमरुद्दीन की बीवी नफीसा कहती है कि वो सबको बचाने के लिए ये काम करके ही रहेंगे। साथ ही वो एक मास्क भी दिखाती है कि मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को कुछ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये मास्क पहले ही घर में लाकर रख दिया है। इधर हम कमरुद्दीन को देखते हैं जो कि कंपनी की छुट्टी होते ही सीधा मेडिसन के ऑफिस में घुसकर टाइसन रिपोर्ट की फोटोकॉपी कर लेता है, और फिर वो सीधा कुमार को फोन करके बताता है कि फाइल मेरे पास है, मेरे घर पर आकर ले लेना। फिर हम रात के समय फैक्ट्री में 2 वर्कर को देखते हैं जो कि फैक्ट्री की सफाई के लिए आए थे। वहाँ एक वर्कर तो नया होता है और एक पुराना। तब पुराना वर्कर नए वर्कर से पानी का प्रेशर खुलवा देता है ताकि फैक्ट्री की सारी पाइप अच्छे से साफ हो जाए, और वो दोनों प्रेशर सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। इस साइड हम सिद्दीकी को देखते हैं जो रात की ड्यूटी से पहले विजया की बेटी की शादी में आते हैं, और उन्हें देखकर विजया और उनकी बेटी सोहनी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि सिद्दीकी ने विजया और उसकी बेटी की कई बार मदद की थी, इसलिए सिद्दीकी को ये लोग अपना सबसे करीबी मानते हैं। फिर जैसे ट्रेन का टाइम होता है सिद्दीकी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम इमाद को लोको पायलट के पास देखते हैं, जहाँ पर उसका पहला दिन होने की वजह से उसकी थोड़ी खिंचाई होती है, और फिर उसे उसके सीनियर इंजन ऑन करने के लिए कहते हैं। अब वो इंजन पुराना था इसलिए वो ऑन नहीं होता, तो उसके सर उसे ऐसे वाले इंजन को ऑन करना बताते हैं कि ट्रेनिंग तो तुम्हारी पूरी है पर तुम्हें एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। अब यहाँ फैक्ट्री में हम देखते हैं कि पानी के सारे पाइप ही लीक हो रहे हैं। तब एक सीनियर वर्कर कहता है कि ये तो नॉर्मल बात है, और फिर ये सब चाय पीने चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यही पानी अब HIC टैंक तक पहुंच चुका है। इसके बाद अब सिद्दीकी अपने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, और वो देखते हैं कि एक पुलिस वाला बाकी लोगों से बहस कर रहा है, और ये तो वही एक्सप्रेस बैंडिट था जो कि इस बार भोपाल स्टेशन का पैसा लूटने पहुंच गया था। वहाँ वो सिद्दीकी को अपनी बातों में फंसाता है कि मैं उसी फेमस चोर को पकड़ने आया हूँ, और यहाँ पर वो बहुत जल्द चोरी करने वाला है। सिद्दीकी भी कहते हैं कि मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, तब तक आप आराम करिए। इसके बाद सिद्दीकी आज का जमा हुआ कैश स्टेशन के लॉकर में डाल रहे होते हैं, और ये सब दूर से ही वो चोर देख रहा था। यहाँ प्रसाद अब लाइनमैन से बात कर रहा होता है कि कैसे भी करके आज ये कम्युनिकेशन लाइट सेट कर दो, वरना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तब वो कहते हैं कि एक वायर सेट हो गई है, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा, इसलिए बाकी स्टेशन पर भी बता दो कि कुछ टाइम कनेक्शन नहीं आएगा। ये सुनकर प्रसाद अपने घर निकल जाता है कि अब तो लाइन कल ही सही हो पाएगी। इधर फैक्ट्री में वहाँ के एक इंजीनियर देखता है कि MIC के चैम्बर से अलार्म बज रहा है, और वो सीधा एक चैम्बर को देखने चला जाता है। अब वहाँ जाकर जैसे वो चैम्बर को छूता है तो ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म था, यानी कि ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तभी हम कमरुद्दीन को देखते हैं जो अपने स्कूटर से घर जा रहा था। तभी उसे गेट पर सिक्योरिटी गार्ड वॉकी टॉकी देता है कि सर कुछ जरूरी काम है, और वो देखता है कि फैक्ट्री में से तो गैस लीक होने लगी है। ये देखते ही वो सीधा अंदर भागता है सब कुछ चेक करने के लिए, लेकिन वो देखता है कि इस समय टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है। तब वो एहसान को बुलाता है जो सफाई करने आया था, और यहाँ उसे पता चलता है कि एहसान ने पानी छोड़ने से पहले मेटल डिस्क ही नहीं लगाई थी, जिससे पानी MIC टैंक तक ना पहुँच सके। आप कमरुद्दीन उस पूरी फैक्ट्री को खाली करने का ऑर्डर दे देता है, वरना सब लोग मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि उस गैस ने असर दिखाना शुरू कर दिया था और लोग लाइन से मरते जा रहे थे। तब कमरुद्दीन पहले तो मास्क ढूंढता है, पर उस फैक्ट्री में तो मास्क भी नहीं थे, इसलिए वो रुमाल बांधकर सबको बचाने निकल पड़ता है। फिर वो जाकर पहले तो पानी को रोकता है। तब उसे एक वर्कर कहता है कि हम इस गैस को फ्लेयर पाइप में डालकर जला देते हैं, पर कमरुद्दीन उसे बताता है कि वो तो खराब पड़ा है
अब बस हम इतना कर सकते हैं कि गैस को दूसरे चैम्बर में डाल दिया जाए ताकि इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो, और वो उसी काम के लिए अधमरी हालत में चला जाता है। अब वहाँ पर HIC के चैम्बर पर पहुंचकर कमरुद्दीन को एक भी दूसरा चैम्बर खाली नहीं मिलता। तब वो उस चैम्बर से बाकी चैम्बर का कनेक्शन ही काट देता है, ये कहकर कि अगर इस चैम्बर की सारी गैस निकल गई तो पूरा भोपाल ही खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ पर ज्यादा हीट होने के कारण MIC का चैम्बर ही ब्लास्ट हो जाता है और कमरुद्दीन उसी गैस के कारण वहाँ पर मर जाता है। और फिर पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में गैस लीक होने से 14 महीने पहले का सीन दिखाते हैं, जहां अंसारी की बीवी साजिया हॉस्पिटल में थी और उसके पति का अंदर पोस्टमार्टम चल रहा था। वहाँ उनसे मिलने इमाद आता है और वो बताती हैं कि गैस को सूंघने के बाद इनके फेफड़े ही चलने बंद हो गए थे और खून की उल्टी करके ये मर गए। तब इमाद उनसे कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं अंसारी भाई को न्याय दिलाऊंगा। इसके बाद हम प्रेजेंट में भोपाल से 100 किलोमीटर दूर इटारसी जंक्शन को देखते हैं, जहाँ एक स्टेशन मास्टर से एक आदमी अपने सामान के बारे में पूछ रहा था, पर स्टेशन मास्टर बहुत ही बदतमीजी से उससे बात करते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। तभी वहाँ एक बेनेडिक्ट नाम का कर्मचारी बताता है कि भोपाल से कोई भी कनेक्शन नहीं आ रहा है, जिस पर स्टेशन मास्टर विनोद कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उसकी ज्यादा चिंता ना करो। उसी समय वहाँ पर एक आदमी आकर बताता है कि जनरल मैनेजर रति पांडे मुंबई से यहाँ इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, और ये सुनते ही वहाँ सब लोग सहम जाते हैं कि ये सन की आदमी फिर से आ रहा है। इसके बाद ये सब पूरे स्टेशन की व्यवस्था अच्छी दिखाने के काम में लग जाते हैं। इधर हम गोरखपुर ट्रेन में शाजिया और उसके बच्चों को देखते हैं जो कि भोपाल ही आ रहे थे। वहीं उनके सामने हम एक माँ और बच्ची को भी देखते हैं जो कुछ अलग तरह से व्यवहार कर रहे थे। तभी उस ट्रेन में कुछ लोग बहस करने लगते हैं, जहाँ कुछ कहते हैं कि सिखों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है और कुछ कहते हैं कि जो भी हुआ सही हुआ। इसी बीच वहाँ का गार्ड आ जाता है और वो सबको शांत करा देता है, और तब हमें समझ आता है कि ये लेडी और उसके बच्चे सिख है। और उस समय शाजिया और गार्ड भी उसको समझते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड ने मार दिया था, इसलिए लोग सिखों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारने में लगे हुए थे। इसी कारण से लेडी भी इतनी ज्यादा डरी हुई थी। इसके बाद हम गैस लीक होने के 20 मिनट बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर इमाद ने मालगाड़ी का काम निपटा दिया था और अब सब लोगों के जाने का समय था। तब इमाद के सर बाथरूम जाते हैं और इंजन से बाहर निकलते ही उन्हें खांसी आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम भोपाल स्टेशन पर यात्रियों को देखते हैं जो कि वेटिंग रूम में ही वेट कर रहे थे। तब इस सिद्दीकी पर विजया भागती हुई आती है और कहती है कि मुझे 250 रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि बाराती ज्यादा होने के कारण खाना कम पड़ गया है, इसलिए हलवाई ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। उस समय सिद्दीकी पर 170 रुपए ही होते हैं, इसलिए वो उस नकली पुलिस वाले से पैसे दिलवा देता है और ना चाहकर भी उस चोर को पैसे देने पड़ जाते हैं। अब जैसे ही पैसे लेकर विजया घर जा रही होती है तो वो देखती है कि सब लोग तड़प तड़प कर स्टेशन पर मरने लगे हैं, और यहाँ इमाद के सर को भी देखते हैं जो बाथरूम से बाहर आते ही खूब खांसते हैं, और वो इमाद से कहते हैं कि किसी उबली हुई गोभी की बदबू आ रही है। उसी समय वो भी मर जाते हैं। अब इमाद ये देखते ही जान गया था कि MIC गैस भोपाल में फैलने लगी है, और वो वापस इंजन में आकर बैठ जाता है। इधर हम सोहिनी की बारात को देखते हैं, जहाँ सोहिनी को उसकी माँ कहीं भी नहीं मिलती। तब एक लेडी बताती है कि तुम्हारी माँ तो स्टेशन पर पैसे लेने गई हैं, और सोहिनी भी स्टेशन की ओर निकल जाती है। उसी समय हर जगह पर गैस की वजह से लोग मरना शुरू हो जाते हैं, और स्टेशन पर विजया भी मरने की हालत में थी। फिर यहाँ इमाद हर तरफ देखता है तो वहाँ पर सब लोग मर चुके थे। तब उसे एक बूढ़े आदमी दिखते हैं जो कि अकेले जिंदा बचे थे, तो इमाद उन्हें अपने साथ इंजन में उठा लाता है, और गैस से बचने के लिए इमाद ने पहले ही मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। इधर हम सिद्दीकी के घर वालों को देखते हैं जो गैस के प्रभाव को देखकर हवा की दूसरी ओर जाने लगते हैं ताकि इससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो पाए। अब हमें स्टेशन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सिद्दीकी का ऑफिस तो एकदम सेफ था, पर वो बाहर देखता है कि एक बच्चा अपने भाई की लाश लिए खड़ा है, और जब ये दोनों बाहर आकर देखते हैं तो बाहर आधे से ज्यादा लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। इसलिए सिद्दीकी सबकी जान बचाने लगता है, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। उसी समय वो नकली पुलिस वाला कहता है कि अपने ऑफिस में तो हम एकदम सेफ थे, वहीं चलते हैं। लेकिन तभी सारी भीड़ सिद्दीकी के ऑफिस में घुस जाती है और अंदर जाने के लिए सारे खिड़की दरवाजे तोड़ देती है। उसी की वजह से वहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचता। ये देखकर सिद्दीकी सबको आराम से वेटिंग रूम में जाने का इशारा करता है, और सब लोग वेटिंग रूम में पहुंचकर दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि हवा से उनकी जान ना जाए। उन्हीं लोगों में सिद्दीकी विजया को भी अधमरी हालत में उठा लाता है, पर विजया वहीं पर अपना दम तोड़ देती है, और बाहर सोहिनी अपनी माँ विजया को ही ढूंढ रही थी। इसके बाद हम कुमावत के पास एक पुलिस वाले को देखते हैं, जहाँ पर पुलिस वाला उसे कह रहा था कि इन बड़ी कंपनी वालों से पंगा ना ले, वरना ये लोग तुझे मार देंगे। तभी पुलिस वाले पे फोन आता है कि यूनियन कार्बाइड से गैस लीक होने के कारण लोगों की जान जा रही है।
ये सुनते ही पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और कुमावत भी कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग करने चला जाता है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में ये फैक्ट्री बंद करवानी थी। यह फैक्ट्री में हम मैटसन और एक इंजीनियर को देखते हैं जो उसे बताता है कि कमरुद्दीन अगर सही समय पर आकर बाकी के चैम्बर का कांटेक्ट ना तोड़ता तो आज पूरा भोपाल खत्म हो जाता। इसके बाद मैटसन अपने बचे हुए कर्मचारियों से कहता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं सीधा अपने सीनियर से अमेरिका में बात करूंगा और वही लोग कुछ कर पाएंगे। साथ में वो उन कर्मचारियों को कहता है कि जब तक मेरा लॉयर अमेरिका से यहाँ नहीं आ जाता तब तक किसी भी पुलिस वाले या रिपोर्टर को फैक्ट्री में अंदर आने मत देना, वरना यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तब मैटसन से वो इंजीनियर कहता है कि हमें हॉस्पिटल में बता देना चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो मैटसन कहता है कि गैस का कोई एंटीटोड नहीं है, इसलिए शांत रहने में ही भलाई है। अब यहाँ कुमावत फैक्ट्री के पास जैसे जैसे जा रहा था उसका भी गैस के कारण हाल बुरा होने लगा था और उसकी आंखें भी जल रही थी। तब वह अपने मुंह पर रुमाल बांध लेता है और फैक्ट्री की ओर निकल जाता है। इधर हम स्टेशन पर सिद्दीकी को देखते हैं, जिसे लोग कह रहे थे कि हम मदद के लिए पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन सिद्दीकी कहते हैं कि पुलिस का भी यही हाल हुआ होगा, इसलिए हमें इतार से स्टेशन से मदद मांगनी होगी। तभी वहाँ पर इमाद इंजन लेकर पहुँच जाता है, जिसे देखकर सिद्दीकी कहता है कि हमें इसी के जरिए इतार से स्टेशन से मदद मांगनी होगी, क्योंकि अभी सारे कनेक्शन बंद है। पर ये देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि स्टेशन मास्टर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहा है और सब उसी इंजन की ओर जाने लगते हैं। पर जैसे एक आदमी जबरदस्ती बाहर निकलता है, सिद्दीकी गेट बंद कर देता है और सब देखते हैं कि वो आदमी तो बाहर निकलते ही मारा गया। अब ऐसा मंजर देखने के बाद सब लोगों की हालत खराब हो जाती है कि हम करें तो करें क्या। तब सिद्दीकी मुंह पर रुमाल बांधकर इमाद के पास जाते हैं और उसके साथ मौजूद उस बूढ़े आदमी को अंदर ले आते हैं। यहाँ इमाद बताता है कि ये सब MIC के कारण हो रहा है और ये गैस आंख और फेफड़े पर वार करती है और इससे कुछ टाइम के लिए आपको सिर्फ एक गीला कपड़ा ही बचा सकता है। जिसके बाद सब लोग लाइन से कपड़ा गीला करके अपने मुंह पर बांधने लगते हैं। फिर सिद्दीकी इमाद से कहते हैं कि इस समय तुम्हें इतारसी पर खबर पहुंचानी होगी कि किसी भी तरह से गोरखपुर आने वाली ट्रेन को रोक दो, वरना उसमें भी आए 1000 से ज्यादा यात्री मारे जाएंगे। इसलिए इमाद कनेक्शन को ठीक करने वाले लोगों को देखने के लिए चला जाता है, जो कि स्टेशन की दूसरी ओर थे। इसके बाद हम विदिशा स्टेशन पर गोरखपुर ट्रेन को देखते हैं, जो कि भोपाल से बस 75 किलोमीटर दूर थी और वहाँ पर कुछ लोग प्रधानमंत्री की मौत का बदला सिख से लेने के लिए ट्रेन में घुस जाते हैं कि हम किसी भी सिख को नहीं छोड़ेंगे। और ये सब देखकर शाजिया के साथ बैठी वो लेडी डर जाती है। अब धीरे धीरे वो लोग उन सबके नाम और पहचान पूछ रहे थे ताकि कोई भी उनकी नजरों से बच ना सके। तभी वो आदमी शाजिया के पास आता है और वो बताती है कि मैं शाजिया हूँ और ये मेरी खाला है। इसलिए सुनकर वो लोग आगे चले जाते हैं। उसी समय हम टीटी को देखते हैं, जो कि रिजर्वेशन की सारी लिस्ट फाड़कर बाथरूम में बाहर आया था। पर कैसे भी करके वो लोग टीटी को बाहर निकाल लेते हैं और लिस्ट में उन्हें एक पंजाबी नाम मिल ही जाता है और वो उसी समय उस सीट की ओर आने लगते हैं। तभी उस लेडी के पास गार्ड आता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है कि वो लोग कभी भी लौट कर आ सकते हैं। फिर गार्ड उन्हें अपनी बोगी में लाकर दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद हम इतारसी स्टेशन पर उसी आदमी को दोबारा देखते हैं, जो विनोद से अपने सामान के बारे में पूछता है। तभी बेनेडिक्ट विनोद से कहता है कि अब तो रात हो गई है, लेकिन अभी भी भोपाल से कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। पर विनोद कहता है कि पहले GM रति पांडे की व्यवस्था करो, उसके बाद ये सब देखेंगे। फिर हम इमाद को देखते हैं, जो स्टेशन की दूसरी ओर कनेक्शन करने वाले लोगों को देखने आया था, पर यहाँ भी सब लोग मरे पड़े थे। अब यहाँ सिद्दीकी से पुलिस वाला कहता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो सिद्दीकी कहता है कि वो तो बाद में देखते हैं, पहले मैं गोरखपुर ट्रेन को रोकने के लिए कनेक्शन चेक करके आता हूँ कि फोन लग रहा है या नहीं। पर सब लोग वहाँ पर सिद्दीकी पर ही भड़क जाते हैं कि वो ट्रेन आएगी तो हम उसी में चढ़कर यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए सब लोग सिद्दीकी को रोकने लगते हैं। तब पुलिस वाला अपनी बंदूक निकाल लेता है और सब लोग पीछे हट जाते हैं। उसी समय वहाँ पर इमाद आता है और वो सिद्दीकी को बताता है कि एक वायर तो उन्होंने जोड़ी है, लेकिन आगे का काम करने से पहले कोई जिंदा ही नहीं बचा। ये जानकर सिद्दीकी समझ जाता है कि उन्होंने मेन वायर जोड़ी होगी, इसलिए ब्लॉक फोन के जरिए इतारसा से कनेक्शन किया जा सकता है। तब सिद्दीकी इमाद से कहता है कि आपने अच्छा काम किया है, अब अपने घर जाकर आराम करो। पर इमाद कहता है कि फैक्ट्री मेरे घर के पास ही थी और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ नहीं बची होगी, इसलिए अब मैं यहीं पर रहकर जितने लोगों की जान बचा सकता हूँ बचाऊंगा। फिर सिद्दीकी सीधा अपने ऑफिस में ब्लॉक फोन लेने जाता है और देखता है कि वहाँ भीड़ ने तो वो फोन तोड़ दिया है। तब वो किसी तरह से उस फोन को जोड़कर सुखी सेवनिया स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि गोरखपुर ट्रेन को वहीं पर रोक लिया जाए। इधर से बेनेडिक्ट भी इटारसा स्टेशन से सुखी सेवनिया पे बात करता है कि भोपाल में सब ठीक तो है ना। तभी सुखी सेवनिया के स्टेशन मास्टर पर भोपाल से कॉल आता है और जब वो फोन उठाता है तो सामने से कोई आवाज ही नहीं आती।
यानी कि वो ब्लॉक फोन भी पूरी तरह खराब हो चुका था। तब सुखी सेवनिया के स्टेशन मास्टर बेनेडिक्ट को बताता है कि भोपाल से कनेक्शन तो हो रहा है पर आवाज नहीं आ रही। ये जानते ही बेनेडिक्ट दोबारा विनोद के पास आता है और कहता है कि भोपाल का पता करिए सर, क्योंकि वहाँ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तब विनोद उस पर ही भड़कने लगता है कि हमें और कुछ काम नहीं है। तभी वो सामान वाला आदमी दोबारा आता है और कहता है मैं कुछ मदद करूं, और तब वो अपनी आईडी दिखाता है जो कि जनरल मैनेजर रति पांडे था। और उसे देखकर सब लोगों की हालत टाइट हो जाती है कि हम लोग इतनी देर से इसी आदमी को बाहर भगा रहे थे। तब बेनेडिक्ट रति को सब बताता है और रति कहता है कि भोपाल के डीएम ऑफिस फोन लगाओ। और डीएम ऑफिस से रति को पता चलता है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस निकलने के कारण लोगों की जान जा रही है। ये सुनते ही वो सब नक्शे में देखने लगते हैं कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री तो स्टेशन के पास ही है। और ये देखकर बेनेडिक्ट कहता है कि शायद पूरा स्टेशन स्टाफ ही मर तो नहीं गया। तब रति कहता है कि भोपाल के पास सुखी सेवनिया स्टेशन है ना, वहाँ से कोई भी ट्रेन अब पास नहीं करनी चाहिए। और ये लोग फोन करके वहाँ से स्टेशन मास्टर को ट्रेन रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन उसी समय ट्रेन वहाँ से निकल जाती है और ये लोग कुछ कर नहीं पाते। ट्रेन में हम देखते हैं कि अब वो बदला लेने वाले लोग गार्ड का दरवाजा खुलवाने लगते हैं, पर गार्ड जान बचाने के लिए दरवाजा नहीं खोलता। इधर सब लोग अपनी एक उम्मीद में बैठे हुए नजर आते हैं कि शायद उन्हें कोई आकर बचा लेगा, लेकिन अब तो वो गोरखपुर ट्रेन भी उन्हीं की ओर आ रही थी। यानी कि ये प्रलय और भी भयानक रूप लेने वाली है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम अमेरिका की एक लैब को देखते हैं जहां पर एक साइंटिस्ट ब्राउन MIC पर रिसर्च कर रहा होता है और वो देखता है कि ये गैस बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस है जो कि पल में ही किसी को भी मार सकती है। तब वो अपने सीनियर को बताता है कि हमें कार्बाइड फैक्ट्री को बता देना चाहिए कि वो ये गैस यूज ना करें, क्योंकि ये लोग इंडिया के भोपाल में फैक्ट्री खोलने वाले हैं। पर उसके सीनियर कहते हैं कि कार्बाइड फैक्ट्री हमें टेस्ट करने के पैसे दे रही है, इसलिए हमें सिर्फ टेस्ट करना है और हर जगह पर अपनी नाक नहीं घुसानी। फिर वो कहता है कि वैसे भी सारी फैक्ट्री शहर के कोने में ही खुलती है, इसलिए इससे शहर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तब वो साइंटिस्ट बताता है कि ये फैक्ट्री भोपाल शहर के बीचों बीच खुलेगी और ये जानकर उसके सीनियर के होश उड़ जाते हैं। फिर वो कहता है कि ब्राउन फिर भी हमें चुप ही रहना होगा वरना ये लोग हमें बर्बाद कर देंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल राजेश्वरी जांगले को देखते हैं जिस पे रति पांडे का फोन आता है कि भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई है और वहाँ के स्टेशन से कांटेक्ट न होने के कारण सबको यही लग रहा है कि वहाँ पर कोई नहीं बचा है, इसलिए आप मिनिस्ट्री से बात करके भोपाल में जरूरी चीजें और मेडिकल सुविधा पहुँचाइए और साथ ही गोरखपुर एक्सप्रेस को रुकवाइए वरना और भी हजारों लोग मारे जाएंगे। फिर राजेश्वरी सीधा मंत्री के पास फोन मिला देती है। इधर रति भी मेडिकल की टीम और ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने के लिए कहता है कि ये सब कुछ आधे घंटे में यहाँ इटारसी के स्टेशन पर मेरे सामने होना चाहिए और सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। साथ ही रति कहता है कि मेरी GM स्पेशल को भी बुला लीजिए। फिर हम ट्रेन में उन्हीं लोगों को देखते हैं जो सिख को मारने आए थे, लेकिन गार्ड अभी भी दरवाजा नहीं खोलता और वो लोग उसे बाहर खड़े होकर खूब गालियां देते हैं। तब गार्ड जैसे उन्हें जवाब देता है तो वो लोग गुस्से में आकर दरवाजा ही तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और हाथापाई के दौरान उस बच्ची के कपड़े भी फट जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये तो लड़का है जिसकी जान बचाने के लिए उसकी माँ उसे ऐसे लेकर जा रही थी। तभी वो लेडी अपनी कृपान से उस आदमी के मार देती है और गार्ड भी उसी समय पर ट्रेन रोककर उन्हें ट्रेन के आगे जाने के लिए कह देता है। फिर वो खुद भी ट्रेन से उतरकर RPF को कॉल लगाने लगता है ताकि इन लोगों को वो लोग संभाल सके, लेकिन यहाँ भी लाइन बंद थी क्योंकि अब भोपाल का एरिया लग चुका था और गुंडे भी नीचे उस लेडी को ढूंढने के लिए उतर आते हैं। तब वो गार्ड सीधा उस माँ और बेटे को ड्राइवर के पास ले जाकर बैठा देता है और खुद उन लोगों का ध्यान भटकाने जंगल की ओर चला जाता है ताकि मौका मिलते ड्राइवर यहाँ से ट्रेन निकाल सके। यहाँ स्टेशन पर इमाद कहता है कि गोरखपुर अभी तक नहीं आई, शायद लोगों ने उसे रोक लिया होगा। तो वो नकली पुलिस वाला कहता है कि अब इन सब का क्या करें, जिस पर सिद्दीकी कहते हैं कि हमें यहीं पर रुकना होगा, यहीं पर हम सेफ हैं। पर इमाद कहता है कि नहीं, ये गैस धीरे धीरे हमें भी मार रही है, इसलिए जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सुनते ही सिद्दीकी कुछ सोचता है और उसे आइडिया आता है कि जहाँ तुम मालगाड़ी लोड करने गए थे वहाँ से एक डब्बा लाकर हमें खुद यहाँ से निकलना होगा। फिर सिद्दीकी और इमाद इंजन में डब्बे जोड़ने चले जाते हैं और यहाँ की सारी जिम्मेदारी उस पुलिस वाले को दे देते हैं कि जब तक हम यहाँ ना आए तुम यहाँ सबको संभालना। इसके बाद उस नकली पुलिस वाले का भी दिमाग चलता है और वो सोचता है कि जब तक सिद्दीकी यहाँ पर नहीं आता तब तक क्यों ना पैसे निकाल कर यहाँ से निकल लूं। और वो वहाँ एक आदमी से कहता है कि मैं काम से जा रहा हूँ, तब तक तू यहाँ पर संभाल। और वो सिद्दीकी के ऑफिस की ओर निकल जाता है। इधर हम मंत्रियों और बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग को देखते हैं जहाँ उन्हें इस आपदा को रोकने का कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तब वहाँ राजेश्वरी और एक ऑफिसर की बहस हो जाती है, पर मंत्री सॉल्यूशन न मिलने के कारण कहते हैं कि हम भोपाल में कोई हेल्प नहीं भेज सकते वरना ऐसे ही वहाँ जाने वाले सब लोग मारे जाएंगे, क्योंकि मंत्री को लग रहा था
कि गोरखपुर ट्रेन भोपाल पहुंची लेकिन उसके आगे नहीं निकल पाई। तब राजेश्वरी रति को फोन करके कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई, और रति भी राजेश्वरी की बेइज्जती करने लगता है कि एक काम भी तुम नहीं कर पाई। और हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच पहले से ही कोई पंगा चल रहा था, जहाँ राजेश्वरी के कारण रति की बड़े ओहदे की जॉब चली गई थी। तब राजेश्वरी कहती है कि इसे छोड़ो, अभी हमें भोपाल को बचाने का एक मौका है। और वो बताती है कि मंत्री ने सारी ट्रेन का रूट चेंज किया है ताकि कोई भी ट्रेन भोपाल ना जाए, लेकिन इस काम में काफी ज्यादा समय लगेगा। इसी बीच तुम वहाँ पहुँचकर भोपाल के लोगों को बचा सकते हो। और ये सुनकर रति खुश हो जाता है कि चलो आइडिया तो मिल गया। तब फोन रखते ही रति सीधा नीचे स्टेशन पर आता है और वहाँ सब लोगों के साथ मस्ती करने लगता है। तभी वो पूछता है कि मुझे अपने लोगों को बचाने जाना है, कौन कौन मेरे साथ चलेगा। और वह फिर एक काफी अच्छी स्पीच देता है, जिसके बाद उसके साथ सब लोग चलने के लिए मान जाते हैं और भोपाल जाने वाली ट्रेन के अंदर सारी मेडिकल से लेकर जरूरी चीजें भर देते हैं ताकि वहाँ के लोगों को बचाया जा सके। फिर वहाँ रति बेनेडिक्ट से कहता है कि हम लोग जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारा काम है कि रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए। तब बेनेडिक्ट कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर गोरखपुर एक्सप्रेस बीच में आपको कहीं भी मिल सकती है, इसलिए रिस्क तो रहेगा ही कि वो कब सामने आ जाए। ये सुनकर रति भोपाल के पुलिस स्टेशन से हेल्प मांगने के लिए कहता है कि उन्हें बता दो कि हम लोग हेल्प करने के लिए प्लेटफॉर्म 1 पर आ रहे हैं। इसके बाद रति सबको लेकर भोपाल की ओर निकल जाता है। इधर हम गार्ड को देखते हैं जो बंदूक चला चला कर उन गुंडों को अपनी ओर बुला रहा था, और वो लोग भी उसी के पीछे पीछे जाते रहते हैं। तभी एकदम से गार्ड ड्राइवर को ट्रेन चलाने का इशारा करता है और ट्रेन चलते ही गार्ड भी उसमें बैठने वाला होता है, लेकिन उसी समय वो गुंडा गार्ड के चाकू मार देता है, पर गार्ड किसी तरह से उसे लात मारकर ट्रेन पर चढ़ जाता है। इधर हम कार्बाइड फैक्ट्री में देखते हैं कि मैटसन पूरा पागल हो चुका था और उसको उसके साथ में बैठा इंजीनियर कहता है कि हमें इस गैस के बारे में सब कुछ सरकार और पुलिस को बता देना चाहिए, पर मैटसन इसके लिए नहीं मानता। तभी उस पर वहाँ के डीएम का कॉल आता है और वो पूछते हैं कि हमें बताओ ये गैस कहाँ का इफेक्ट डालती है, और ये मैटसन डीएम से भी झूठ कह देता है कि बस आंखों में ही जलन होती है, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन तब डीएम मैटसन को धमकी दे देते हैं कि सच्चाई कुछ और ही है और इस फैक्ट्री का हम काला सच जानकर ही रहेंगे, और वो फोन काट देते हैं। तब मैटसन के सामने बैठा आदमी कहता है कि शायद इसका एंटीटोड मौजूद होगा, और वो ये सोचकर ऑफिस से बाहर निकल जाता है। इधर हम कुमावत को देखते हैं जो कमरुद्दीन के घर आया था कि शायद वो घर पर होंगे, लेकिन जब उनके घर पर कोई नहीं मिलता तब वो वहाँ टाइसन रिपोर्ट को ढूंढने लगता है, पर कहीं भी उसे वो रिपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ बस्ती में हम सोहिनी को देखते हैं जो गैस के प्रभाव से थोड़ी देर के लिए बेहोश हुई थी, पर जैसे उसे होश आता है वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए स्टेशन की ओर चल देती है। इस साइड अब नफीसा भी मास्क पहनकर कमरुद्दीन को ढूंढने के लिए फैक्ट्री तक आ चुकी थी और वो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर कुमावत अपने स्कूटर से आ रहा होता है और गैस के प्रभाव के कारण उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वह फैक्ट्री के पास ही गिर जाता है। तब उसे सामने नफीसा दिखती है और वो उसके पास जाता है और देखता है कि उसका तो डिलीवरी का समय आ गया है, और वो उसे किसी तरह से मनाता है कि चलो हॉस्पिटल चलो, लेकिन वो देखता है कि उसका स्कूटर तो खराब हो चुका है। तब वो सामने पड़ा स्कूटर उठाता है जो कि कमरुद्दीन ही छोड़कर फैक्ट्री में घुस गया था। फिर वो उस स्कूटर पर बैठकर नफीसा को हॉस्पिटल ले जाता है। इधर मैटसन के साथ वाला आदमी बुक में MI6 के एंटीटोड के बारे में पढ़ रहा था। तभी उसे एक थ्योरी मिलती है जिसके नीचे साइंटिस्ट ब्राउन का नाम लिखा था, यानी कि इसका एंटीटोड मिल सकता है। इसके बाद हम ब्राउन को इंडिया में ही देखते हैं जो कि एक कंपनी के साथ सस्ती दवाइयों की डील कर रहा था, क्योंकि यहाँ की दवाइयाँ कम दाम में इफेक्टिव होती हैं। उसी समय ब्राउन के लिए कॉल आता है और सामने वाला इंसान अपना नाम नहीं बताता, बस वो पूछता है कि क्या MI6 का कोई एंटीटोड मिल सकता है, और ब्राउन कहता है कि हाँ इसका एंटीटोड मौजूद है, और ये सुनते ही फोन कट जाता है। यहाँ स्टेशन पर हम उसी नकली पुलिस वाले को देखते हैं जिसे सिद्दीकी के ऑफिस में कहीं भी लॉकर की चाबी नहीं मिल रही थी, पर थोड़ी और तलाश करने के बाद उसके हाथ चाबियों का एक गुच्छा लग जाता है, और जैसे वो लॉकर खोलने लगता है वहाँ पर प्रसाद पहुँच जाता है कि सर ये स्टेशन पर क्या हो रहा है, और वो देखता है कि यहाँ तो चोरी हो रही है, और इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इस साइड इमाद और सिद्दीकी माल गाड़ी का डब्बा इंजन से कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसे लेकर स्टेशन की ओर निकल लेते हैं। इधर अब राजेश्वरी सीधा PM ऑफिस पहुँच जाती है जहाँ पर ब्राउन अपने साथी के साथ पहले से ही बैठा था। तब वहाँ पर PM का सेक्रेटरी आता है और राजेश्वरी उनसे हेल्प मांगती है कि आप चाहे तो रेलवे आपके साथ मिलकर भोपाल की थोड़ी मदद कर पाएगा, पर सेक्रेटरी कहता है कि अगर आपके मिनिस्टर ने मना कर दिया तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसी समय सेक्रेटरी से ब्राउन मिलता है कि ये बात भोपाल की है, और ये सब राजेश्वरी भी सुन लेती है, पर सेक्रेटरी को अर्जेंट कहीं जाना था इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। तब राजेश्वरी पूछती है जो आप उन्हें बता रहे थे मुझे बता सकते हैं क्या? तो वो बताता है कि मैंने ऐसी गैस पर रिसर्च की थी, और वो पूछती है कि आप इसी टाइम पर इंडिया में क्या कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी शक कर लेगा। पर ब्राउन कहता है कि ये सब एक लक है, और वो बताता है कि इस गैस का एंटीटोड भी मौजूद है, सोडियम थियोसल्फाइड। साथ ही वो कहता है कि मैं इंडिया के कुछ मेडिकल ऑनर्स को जानता हूँ जो बल्क में हमें ये दवाई दे सकते हैं। ये जानकर राजेश्वरी खुश हो जाती है।
यहाँ हम कुमावत को देखते हैं जिसने नफीसा को एडमिट करा दिया था। तभी वो नर्स से पूछता है कि वो जो प्रेग्नेंट औरत मेरे साथ आई थी उसका क्या हुआ। तब नर्स कहती है कि हमें उसकी पुरानी रिपोर्ट चाहिए होगी और ये सब कुमावत कमरुद्दीन के स्कूटर में देखने चला जाता है। तब उसे वहाँ पर नफीसा की रिपोर्ट तो नहीं मिलती बट टाइसन रिपोर्ट मिल जाती है। फिर हम भोपाल स्टेशन पर देखते हैं जहाँ पर प्रसाद और वो चोर अभी भी लड़ रहे थे। तभी वहाँ पर सिद्दीकी और इमाद डब्बा लेकर आ जाते हैं और ये देखकर चोर प्रसाद को डराने लगता है कि सच मत बताइयो वरना मैं तुझे मार दूंगा। और प्रसाद कहता है कि तू बस सबकी मदद कर दे, मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इन बंदूकों से मैं डरता नहीं हूँ। जिसके बाद सब लोग उस डब्बे में भरना शुरू हो जाते हैं और उसी समय वहाँ पर सोहिनी भी पहुँच जाती है। पर थोड़ा आगे बढ़ते ही वो बेहोश होने लगती है। तब उसे कुछ लोग आकर अंदर ले आते हैं और फिर जैसे सब लोग अंदर बैठ जाते हैं सिद्दीकी बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है ताकि ये हवा अंदर न जा पाए। इसके बाद ये सब लोग भोपाल से निकलने के लिए इंजन में बैठ जाते हैं। इधर हम रति को देखते हैं जो भोपाल स्टेशन पर ही पहुँचने वाला था और उस साइड गोरखपुर ट्रेन भी अब भोपाल पहुंचने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि इमाद जैसे ही निकलने के लिए इंजन स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट ही नहीं होता और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम 1996 यानी भोपाल के गैस हादसे से 12 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर कुमावत एक बस्ती में जा रहा होता है और वहाँ उसे नफीसा मिलती है। तब कुमावत उसका इंटरव्यू लेने लगता है कि कमरुद्दीन के जाने के बाद आपको कितने रुपए मिल रहे हैं और वो बताती है केवल महीने के 300 रुपए। तब नफीसा कहती है कि इस शहर से गैस तो चली गई पर इसका प्रभाव आज तक यहीं पर है। तभी हम नफीसा के बेटे को देखते हैं जिसकी बॉडी और दिमागी हालत दोनों ही खराब हो रखी थी और ये सब कुमावत देखता ही रह जाता है। इसके बाद कहानी 1984 में आती है जहाँ राजेश्वरी के पास एक आदमी आता है और अपना नाम मिर्जा बताता है। तब वो कहता है कि आप इस गैस ट्रेजेडी में मेरे क्लाइंट का नाम मत लेना और हम समझ जाते हैं कि ये आदमी यूनियन कार्बाइड की तरफ से आया है जो नहीं चाहता कि मिस्टर मैटसन किसी भी हाल में जेल जाए। इसलिए वो राजेश्वरी को खरीदने की कोशिश करता है और राजेश्वरी उल्टो से हड़का कर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वो सीधा जाकर ब्राउन से बात करती है और वो कहता है कि सारी दवाइयाँ फ्लैट से आपके पास भिजवा दी हैं जो जल्दी आप तक पहुंच जाएंगी। फिर हम कुमावत को देखते हैं जो हॉस्पिटल से ही मिस्टर मैटसन को फोन करता है और कहता है कि तेरी कंपनी के कारण ही लोग मर रहे हैं और तेरे खिलाफ टाइसन रिपोर्ट मेरे पास है इसलिए अब तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तब मैटसन उसे कहता है कि टाइसन रिपोर्ट में सब कुछ सही है लेकिन एंड में उन्होंने ये भी लिखा था कि इन लोगों ने अपनी सारी गलतियां सुधार ली हैं यानी कि अब कोई भी हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। और ये सुनकर कुमावत के होश उड़ जाते हैं कि अब मैं इन लोगों को सजा कैसे दिलवाऊंगा। इसके बाद हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो लोगों को बचाने के लिए निकला हुआ था। तभी उसके वॉकी टॉकी पर खबर आती है कि भोपाल के पहले प्लेटफॉर्म पर इटारसी से ट्रेन आ रही है लोगों को बचाने के लिए, इसलिए किसी भी तरह से वो प्लेटफॉर्म खाली करवाना है। फिर जैसे वो पुलिस वाला वहाँ से आगे बढ़ता है गैस के प्रभाव के कारण वो गाड़ी को ठोक देता है। इधर स्टेशन पर इमाद सिद्दीकी से कहता है कि गोरखपुर ट्रेन सीधा हमसे ही टकराएगी और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तब प्रसाद पूछता है कि सर आप ही बताइए हम क्या करें। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है कि सबको डब्बे से निकाल दो, सब अपना अपना देख लेंगे। लेकिन सिद्दीकी कहता है कि नहीं, ये सब मेरे लोग हैं और मेरे होते हुए मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। तभी उन्हें एकदम से ट्रेन की आवाज आती है और ये कहते हैं कि लगता है गोरखपुर ट्रेन आने वाली है। तभी सिद्दीकी प्लान बनाता है कि हम इसे ट्रेन के जरिए आगे डब्बे को बांधकर इटारसी रवाना कर देंगे। इसलिए ट्रेन के ड्राइवर को इशारा करने के लिए प्रसाद डेटोनेटर लेकर वहाँ से चला जाता है कि इसे फोड़ने से ड्राइवर इशारा समझ जाएगा और ट्रेन की स्पीड धीरे कर लेगा। तब इमाद भी निकल जाता है सारे सिग्नल को ग्रीन करने ताकि यहाँ आउटर पर ट्रेन ना रुके। फिर सिद्दीकी पुलिस वाले को कहता है कि अब आपको स्टेशन पर सब संभालना होगा क्योंकि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो आखिरी उम्मीद आप ही हो। और उस चोर के मन में भी इंसानियत जाग जाती है कि हाँ मैं मदद करूंगा। तब पहले तो सिद्दीकी माइक से अनाउंसमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ प्रसाद भी डेटोनेटर लेकर ट्रेन के सामने आ जाता है। पर जैसे ही वो डेटोनेटर रखता है तभी गैस के प्रभाव के कारण वो वहीं पर मर जाता है। उसी समय वो तेज रफ्तार में आती हुई ट्रेन डेटोनेटर को जैसे ही छूती है वो ब्लास्ट हो जाता है और ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगा देता है जिससे अहम मौके पर वो गोरखपुर ट्रेन उन यात्रियों से भरे डब्बे से टकराने से बच जाती है। तब सिद्दीकी माइक पे अनाउंस करने लगते हैं कि ट्रेन से कोई भी बाहर मत आना वरना सब लोग मारे जाओगे। और वो पुलिस वाला भी सबको वापस ट्रेन में भेजने लग जाता है। इधर हम रति को देखते हैं जो काफी स्पीड से भोपाल की ओर ही आ रहा था लेकिन यहाँ एक डर ये भी था कि अब तो 2 ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म 1 पर खड़ी हैं। फिर हम एक मीटिंग में कई सारे ऑफिसर बैठे हुए देखते हैं जो ट्रेन को नए रूट से जाने के इंतजाम कर रहे थे ताकि कोई गलती से भी भोपाल ना जाए। पर एक आदमी उस ऑफिसर को बताता है कि रति पांडे ट्रेन लेकर भोपाल की ओर निकला है। इसलिए वो ऑफिसर भोपाल से पहले पड़ने वाले स्टेशन पर फोन करके कहता है कि किसी भी हाल में रति पांडे को वहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना। तब वहाँ का स्टेशन मास्टर रेड सिग्नल दे देता है पर रति भी जिद्दी था तो वो ट्रेन की और भी ज्यादा स्पीड बढ़ा देता है। ये देखकर स्टेशन मास्टर लाइन की पटरी को ही बदलवा देता है और ना चाहकर भी रति को ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं। इसके बाद राजेश्वरी सीधा मंत्री से मिलती है
कि आपने वो ट्रेन क्यों रोकी, वो भोपाल के लोगों को बचा सकते हैं, साथ ही उसे हमने एंटीडोट के बारे में बताया है। पर मंत्री कहता है कि अगर ये लोग वहाँ जाकर मर गए तो सारे सवाल मेरे ऊपर उठेंगे। साथ ही मंत्री कह देता है कि तुम एक रिपोर्ट तैयार करो और रति पांडे जैसे ऑफिसर्स पर इंक्वायरी बैठाओ जो मेरा हुक्म नहीं मानते। ये सुनते ही राजेश्वरी कहती है कि आप खुद को बचाने के लिए मासूम लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं, और वो सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है कि अगर रति के साथ वाले लोगों को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार मैं आऊंगी। इधर इमा सिग्नल को ग्रीन कर देता है ताकि ये गोरखपुर एक्सप्रेस सबको लेकर यहाँ से जल्दी निकल जाए। फिर माँ सिद्दीकी ट्रेन के ड्राइवर को सब कुछ बताता है और तुरंत इंजन के साथ उस लोगों से भरी बोगी को भी जोड़ने लगता है। तभी वो देखता है कि भोपाल से कई सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं और सब लोग उसी ट्रेन में घुसने लग जाते हैं। तब सिद्दीकी बोगी जोड़ते ही सब लोगों को ट्रेन में बैठाने लगता है और इसमें वो पुलिस वाला भी उसका साथ दे रहा था, लेकिन गैस के कारण सब लोग अधमरे से हो गए थे। इधर हम रति को राजेश्वरी से बात करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों तो पति पत्नी हैं, जहाँ राजेश्वरी अब रति से माफी मांगती है और कहते हैं कि तुम घर आ जाओ, लेकिन रति कहता है कि नहीं, अब ये काम बचा है, उसे निपटाकर ही तुम्हारे पास आऊंगा। और फिर वो स्टेशन मास्टर को डराकर सब लोगों के साथ ट्रेन से निकलने के लिए तैयार हो जाता है कि अब जो होगा सो होगा, हम भोपाल चले। तभी वॉकी टॉकी पर बेनेडिक्ट रति को बताता है कि जैसे ही बाकी के स्टेशन को पता चला कि भोपाल में यह हादसा हुआ है और आपको इन लोगों ने रोक रखा है, तो कई सारे एरिया से मदद के लिए ट्रेन भोपाल ही आ रही है। और ये सुनकर रति खुश हो जाता है। अब यहाँ भोपाल के स्टेशन पर ट्रेन में लोग भरते ही जा रहे थे। तभी उस नकली पुलिस वाले पर असली पुलिस वाला आता है जिसने गाड़ी ठोक दी थी और वो मरते मरते बताता है कि प्लेटफॉर्म 1 पर इटारसा से मदद आ रही है, इसलिए इसे जल्दी खाली कर दो। तब वो नकली पुलिस वाला वॉकी टॉकी के जरिए इमाद को बताता है कि प्लेटफॉर्म 1 खाली करना होगा और सिद्दीकी सर मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ करो क्योंकि यहाँ से गोरखपुर ट्रेन चल चुकी है। ये सुनते ही इमाद सीधा पटरी चेंज करने के लिए भागता है, वरना ये दोनों ट्रेन टकरा जाएंगी। लेकिन गैस का प्रभाव होने के कारण इमाद बहुत ही बुरी हालत में गिरता है, पर जैसे ही वो अपने सामने ट्रेन देखता है वो हिम्मत करके दोनों लाइन को बदल देता है, जिससे वो दोनों ही ट्रेन टकराने से बच जाती है। अब इमाद ये सब देखकर खुश हो जाता है कि मदद आ चुकी है, पर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर हम सिद्दीकी को देखते हैं जो कई सारे लोगों की जान बचा चुका था, पर अब वो गैस के प्रभाव से मरने वाला होता है। तब उसके पास वो पुलिस वाला आकर बताता है कि हमारे लिए मदद आ रही है, आप चिंता ना करो। लेकिन उसी समय सिद्दीकी मर जाते हैं और पुलिस वाले को उसकी जेब में लॉकर की चाबी दिख जाती है। अब चाबी देखते ही उसका ईमान फिर से डगमगाता है और वो चाबी उठाकर लॉकर की ओर चल देता है। यहाँ कुमावत नफीसा से मिलता है, जहाँ नफीसा काफी उदास थी। तब वो नफीसा के बेटे को देखने जाता है तो नर्स बताती है कि प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने के कारण ये बच्चा शरीर और दिमाग दोनों से ही विकलांग हो गया है। और ये जानकर कुमावत को बहुत दुख होता है और वो निर्णय कर लेता है कि वो किसी भी हाल में कार्बाइड फैक्ट्री वालों को सजा दिलवा कर रहेगा। और वो सब लोगों की वहाँ फोटो खींचने लग जाता है ताकि वो एक पूरी रिपोर्ट बना सके। यहाँ भोपाल स्टेशन पर रति पांडे पहुंचकर सब लोगों को बचाना शुरू कर देता है और उसकी पूरी टीम भी इस काम में लग जाती है। पर इस जंग में इमाद, प्रसाद और सिद्दीकी नहीं बच पाए थे। इसके अगले दिन अब गैस का प्रभाव कम होते ही सब लोग अपने परिवार को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं, जहाँ सिद्दीकी का बेटा भी अपने पापा को ढूंढ रहा था। और यहाँ स्टेशन पर एक कर्मचारी पुलिस वाले को बताता है कि भोपाल के लॉकर से पैसे गायब हैं, वो भी पूरे 1 करोड़ रुपए। तब ये लोग सिद्दीकी को ही गाली देने लगते हैं कि शायद वो स्टेशन मास्टर पैसे लेकर भाग गया होगा। और ये सब चोर बैठा हुआ सुन रहा था जिसके हाथ में वही पैसों से भरा बैग था। फिर वो लोग जैसे रति पांडे को बुलाकर लाते हैं कि सर सारे पैसे गायब हैं, तो देखते हैं कि लॉकर तो पूरा भरा पड़ा है। और ये देखकर रति पांडे उन लोगों को ही खूब सुनाता है कि आज वो स्टेशन मास्टर ना होता तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। और हम देखते हैं कि उस चोर में इंसानियत अभी भी बाकी थी, जो उसने सिद्दीकी का नाम खराब होने नहीं दिया। तभी वहाँ पर ट्रेन आने लगती है और सब लोग भोपाल छोड़कर जाने लगते हैं। इधर हम सिद्दीकी को देखते हैं जो मरा पड़ा था, लेकिन जैसे उसे दफनाने के लिए ले जाने लगते हैं वो उठकर खड़ा हो जाता है। तब वहाँ पर उसे उसका बेटा आकर संभालता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ चीजें धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही थी। तब सिद्दीकी से मिलने वही चोर आता है और ये दोनों यहाँ पर खूब बातें करते हैं। फिर सिद्दीकी कहते हैं कि उस रात तुमने मेरी जेब से चाबी निकाली थी पर तुमने पैसे नहीं चुराए। और वो कहता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है। और सिद्दीकी जान जाता है कि यही भारत का जाना माना चोर एक्सप्रेस बैंडिट था। और दोस्तों यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है, जहाँ कई लोगों ने अपनी जान पर खेलकर पूरे भोपाल के लोगों को बचाया था। दोस्तों आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी वेब सीरीज पर चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक बेहतरीन मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।